किसी पुस्तक का प्रीफेस या प्राकथन होता है, इंट्रोडक्शन भी कहा जाता है। वैसे ही संविधान के लिए प्रियम्बल शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब है कि जो संविधान का प्रियम्बल होता है, चाहे वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का हो या किसी अन्य देश का कॉन्स्टिट्यूशन हो, संविधान का जो प्रियम्बल होता है, ये वास्तव में बताता है कि हमारा संविधान किस प्रकार का होगा। इसका मतलब ये है कि जो हमारे संविधान का प्रियम्बल है, एक तरह से हमारे समूचे संविधान का एक एसेंस है, सार तत्व है। इसका मतलब ये है कि हमारा संविधान जो एक मोटे डॉक्यूमेंट के माध्यम से जिन बातों को बताना चाहता है, उन बातों का कहीं संक्षिप्त में समावेशन है, तो वो हमारे संविधान के उद्देशिका में है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि जो हमारे संविधान की उद्देशिका है, प्रियम्बल है, ये वास्तव में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, संविधान निर्माता थे, उनके मन की एक तरह से चाबी है, कुंजी है। अर्थात जहाँ कहीं भी संविधान का कोई अंश या भाग समझ में नहीं आता, स्पष्ट नहीं होता है, या संविधान निर्माता इसको किस उद्देश्य से शामिल किए थे, ये समझ में नहीं आता है, तो वैसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय ने भी माना है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स या संविधान निर्माता थे, उनके इंटेंशन या मंतव्य को समझने के लिए हमें उद्देशिका का सहारा लेना पड़ता है। और इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय ने ये भी बताया कि जो हमारे संविधान का आधारभूत ढांचा है, उस आधारभूत ढांचे का भी जो स्रोत है, ये हमारे संविधान की उद्देशिका है। तो ये ध्यान रखना है कि उद्देशिका हमारे संविधान का एक तरह से सिंहावलोकन है, हमारे समूचे संविधान का एक तरह से सार तत्व है, आधारभूत ढांचे का स्रोत भी है। और यही नहीं, ये जो हमारी उद्देशिका है, ये हमारे संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है। ठीक है। अब देखिए, जो हमारे संविधान की जो शुरुआत होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। अब यहाँ पे समझ लेना ये आवश्यक है कि जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो शुरुआत होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया से होती है, उसी तरीके से जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ शुरुआत होती है वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसका मतलब है कि वहाँ कहा जाता है हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में, उद्देशिका में, ये कहीं भी नहीं कहा जाता है कि हम भारत के अलग अलग राज्यों के लोग। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की उद्देशिका में सीधे सीधे शुरुआत होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे जो प्रियम्बल है, इसकी शुरुआत वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, से क्यों होता है। तो हम बता दें कि इसका जो कारण है, कारण ये है कि हमारा जो देश उद्भूत हुआ, इमर्ज हुआ, और संयुक्त राज्य अमेरिका का जो इमरजेंस था, दोनों में डिफरेंस था। यदि अमेरिका के उद्भव की बात किया जाए, तो जब अमेरिका की खोज हुई, तो खोज होने के बाद जब यूरोप के लोग आने लगे, तो आज के संयुक्त राज्य अमेरिका के अलग अलग क्षेत्रों में रहने लगे, और जिसका परिणाम ये था कि संयुक्त राज्य अमेरिका में अलग अलग राज्य बनने लगे। इसका मतलब है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य पहले है, फिर बाद में राज्यों ने एक आपस में एग्रीमेंट किया, और उस एग्रीमेंट के माध्यम से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना। इसका मतलब है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, बेसिकली ये एक एग्रीमेंट का रिजल्ट है जो राज्यों के बीच आपस में हुआ। तो ये स्पष्ट समझ लीजिएगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के कंडीशन में वहाँ पर स्टेट पहले है, राज्य पहले है, और जो संघ बना, ये वास्तव में राज्यों के बीच आपसी रजामंदी या एग्रीमेंट के माध्यम से बना। वहीं दूसरी तरफ हम भारत के उद्भव की बात करें, तो हमारे देश में जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो राष्ट्रवाद की धाराएं थी, इसने पूरे भारतीयों को प्रभावित किया, जिसका ये परिणाम हुआ कि फिर स्वतंत्रता के बाद हमारा भारत बना। इसका मतलब ये है कि हमारा जो भारत है, ये किसी समझौते या एग्रीमेंट का रिजल्ट नहीं है, बल्कि जो हमारा भारत है, ये स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो राष्ट्रवाद का जो भावना था, इमोशन था, उस इमोशन का परिणाम ये था कि प्रत्येक व्यक्ति चाहता था कि हम भारत में शामिल हो। इसका मतलब हमारा जो देश है, ये राष्ट्रवाद के
एक तरफ से इमोशन पे आधारित था। हाँ, ये था कि पहले हमारा देश बना, बाद में प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से राज्यों का गठन हुआ और भविष्य में भी बनता रहेगा, बनना बीच में भी है। तो यही कारण है, तो स्पष्ट समझ लीजिएगा कि जो हमारे देश का उद्भव है, ये किसी एग्रीमेंट का रिजल्ट नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लोगों के मन में जो राष्ट्रवाद की भावनात्मक अनुभूति थी, उसी भावनात्मक अनुभूति के परिणाम स्वरूप हमारा भारत बना। और साथ ही साथ इतिहास में भी इस तरह की भावनात्मक अनुभूति रह चुकी है। और वहीं दूसरी तरफ जो संयुक्त राज्य अमेरिका का उद्भव है, ये वास्तव में राज्यों के बीच एक आपसी जो एग्रीमेंट है, उसका परिणाम है। पुनः दूसरी चीज कि हमारे देश के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया या भारत पहले है, देश पहले ये बना, सुविधा के दृष्टिकोण से राज्यों का गठन किया गया। वहीं दूसरी तरफ जब हम संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करते हैं, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में पहले वहां पे स्टेट बने और फिर देश बना। यही कारण है कि अमेरिका के जो संविधान की शुरुआत होती है, ये वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग। लेकिन जो हमारे संविधान की शुरुआत होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया के तौर पर होती है। ठीक है, तो ये हम लोग देखा। इसके बाद जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के उद्देशिका में जो दूसरा महत्वपूर्ण शब्द है, वो है सॉवरेंटी, जिसको हिंदी में संप्रभुता या प्रभुसत्ता की संज्ञा प्रदान करते हैं। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि वास्तव में संप्रभुता या प्रभुसत्ता होती क्या है। तो हम आपको बता दें कि दुनिया की किसी भी सरकार राज्य के गठन के लिए, मतलब देश के गठन के लिए, कंट्री के फॉर्मेशन के लिए कुछ चीजें जरूरत होती है। सबसे पहले किसी देश के गठन के लिए एक टेरिटोरी की जरूरत पड़ती है, भूभाग की जरूरत पड़ती है। हाँ, लेकिन केवल भूभाग होने से ही देश का गठन नहीं हो जाता है, बल्कि भूभाग के साथ साथ वहां पे कुछ पॉपुलेशन होनी चाहिए। इसका मतलब है कि किसी भी देश का गठन करना हो तो सबसे पहले एक टेरिटोरी होना चाहिए, एक भूभाग होना चाहिए। लेकिन भूभाग से ही केवल देश नहीं बन जाता है, क्योंकि मानव के बिना कोई देश हो ही नहीं सकता है। तो उस भूभाग में रहने वाली कुछ जनसंख्या हो। इसका मतलब पहला चीज ये है कि टेरिटोरी हो, भूभाग हो, और उस भूभाग में कुछ पॉपुलेशन रहती हो। अभी भी देश का गठन नहीं हुआ। तीसरी चीज ये है कि उस भूभाग में, टेरिटोरी में रहने वाले लोगों ने एक अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर लिया हो, एक अपनी सरकार बना लिया हो। इसका मतलब है कि सरकार या देश बनने के जो पहला तत्व है वो टेरिटोरी है, दूसरा तत्व है कि पॉपुलेशन है, तीसरा तत्व है कि वहां के पॉपुलेशन ने अपनी गवर्नमेंट बना लिया। लेकिन इसके बाद भी उसको स्टेट या देश का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। जो चौथा और सबसे अनिवार्य तत्व होता है वो होता है संप्रभुता या सॉवरेंटी। संप्रभुता एक सुप्रीम पावर होता है, मतलब किसी भी देश की सर्वोच्च सरकार का सुप्रीम पावर होता है, सर्वोच्च शक्ति होता है। लेकिन यहां पे ध्यान रखना है कि सर्वोच्च शक्ति का मतलब ये नहीं है कि किसी देश की सर्वोच्च सरकार संप्रभुता के माध्यम से कुछ भी कर सकती है। संप्रभुता कहने का मतलब यही है कि उस देश के सर्वोच्च सरकार में निहित वो सर्वोच्च शक्ति है जिसके उपलब्धता में ही वो सरकार बिना किसी बाहरी दबाव के जो भी निर्णय लेती है वो अपने देशवासियों के हितों का अनुरूप लेती है। इसका मतलब है कि जब कहीं पे कोई टेरिटोरी भी है, क्षेत्र भी है, पॉपुलेशन भी है, और वहां रहने वाले लोगों ने सरकार भी बना लिया हो, लेकिन वहां की सरकार जब किसी अन्य देश के अनुरूप डिसीजन लेती है, अपने जनता के हितों का अनुरूप डिसीजन नहीं लेती है, तो माना जाएगा कि वो देश नहीं है। इसका मतलब देश कहलाने के लिए टेरिटोरी होना चाहिए, पॉपुलेशन होना चाहिए, उस पॉपुलेशन ने एक गवर्नमेंट फॉर्म कर लिया हो, सरकार बना लिया हो, और साथ ही साथ सरकार में सर्वोच्च शक्ति हो कि ताकि सरकार बिना किसी बाहरी शक्ति के दबाव में जो भी निर्णय ले अपने जनता के हितों के अनुरूप ले। तो ये हम लोगों ने देखा कि संप्रभुता के उपलब्धता में ही दुनिया की कोई भी सरकार
जो भी निर्णय लेती है वो किसी बाहरी शक्ति के दबाव में नहीं, बल्कि अपने जनता के हितों को ध्यान में रख के लेती है। ठीक है, तो हमने देखा कि पहला शब्द है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी। ठीक है, तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के उद्देशिका में जो तीसरा महत्वपूर्ण शब्द है वो है सोशलिज्म, समाजवाद। अब यहाँ पे कुछ चीज़ों को स्पष्ट कर देना ज़रूरी है कि जो हमारा बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन बना था, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन जब भी कहा जाता है तो इसका मतलब है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस्ड हुआ था, मतलब 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ था, तो लागू होने के दौरान उस समय हमारे संविधान की जो स्थिति थी उसे ही हमारा मूल संविधान या बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। हाँ, आज जो हमारा संविधान है ये समय समय पे जो अमेंडमेंट या संशोधन हुआ, उन अमेंडमेंट या संशोधनों का प्रतिफल है। तो आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि जब भी बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन या मूल संविधान कहा जाए तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि जो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उस दिन हमारा संविधान जिस प्रारूप में था, जिस स्थिति में था, उस स्थिति को ही मूल संविधान की संज्ञा प्रदान करता। तो जो हमारा बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन था, उस बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी सोशलिज्म या समाजवाद शब्द का प्रयोग नहीं था। ठीक है, बल्कि 1976 में जब मिसेस इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थी, उसी समय 42nd अमेंडमेंट या 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, और इसी 42nd अमेंडमेंट के माध्यम से संविधान की उद्देशिका में समाजवाद शब्द को जोड़ा गया। लेकिन इस चीज को भी हमें समझना है कि क्या 42nd अमेंडमेंट 1976 के पहले जब हमारे संविधान की उद्देशिका में समाजवादी शब्द नहीं जोड़ा गया था, सोशलिज्म शब्द नहीं जोड़ा गया था, तब क्या हमारा संविधान समाजवादी नहीं था? हमारा संविधान उस समय भी समाजवादी था, क्योंकि आगे जो हम पढ़ेंगे कि हमारे संविधान का जो भाग 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, नीति निर्देशक तत्व है, और इस नीति निर्देशक तत्व के माध्यम से हमारा संविधान विभिन्न स्तर की सरकारों को यही निर्देश देता है, जिसमें कई प्रकार के निर्देश है, और उन सारे निर्देशों का सार तत्व यही है कि सरकार इस प्रकार से प्रयत्न करेगी, इस प्रकार से एक्शन लेगी कि ताकि समाज में अधिक से अधिक समानता की स्थापना। तो ये जानते रहिएगा कि समाजवाद शब्द बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं था कि हमारा संविधान समाजवाद के विचारों पर आधारित नहीं था। समाजवाद का विचारधारा था, बशर्ते एक विशेषण के तौर पे समाजवाद शब्द नहीं जोड़ा गया था, क्योंकि इसका पता इस बात से भी लगता है कि जो समाजवाद की अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, उसी कॉन्सेप्ट को ही तो उजागर करता है जो हमारे संविधान के भाग 4 का डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, तो ये हम लोग देखा कि समाजवाद शब्द भले ही नहीं जोड़ा गया हो, लेकिन हमारे संविधान का जो मूल भाव था, जो बेसिक नेचर था, ये समाजवाद के सिद्धांत पर ही आधारित है। तो ये ध्यान रखिएगा कि भले ही 42nd अमेंडमेंट 1976 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से समाजवाद शब्द को जोड़ा तो गया, लेकिन समाजवाद शब्द को परिभाषित नहीं किया गया। तो इस चीज को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जानते रहिएगा कि समाजवाद शब्द जोड़ा तो गया, बट कहीं भी समाजवाद की परिभाषा नहीं दिया गया है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि जब भारतीय संदर्भ में जब हम समाजवाद शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसका आशय यही है कि सरकार अपने नीतियों का निर्माण या संचालन इस प्रकार से करेगी कि ताकि समाज में अधिक से अधिक समानता हो। इसका मतलब है कि हमारे देश में जो समाजवाद की अवधारणा है, किसी तकनीकी अर्थ में नहीं लिया गया है,
बल्कि यहां समाजवाद का सीधा सीधा आशय यही है कि स्टेट विल टेक स्पेशल एक्शन टू ब्रीज द गैप बिटवीन द रिचेस एंड द पुअर्स।